दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के उस सबसे ज़्यादा सेंसेशनल और हाइप क्रिएट करने वाले टॉपिक आईपीओ के बारे में। दोस्तों आईपीओ में हर कोई पैसा लगाना चाहता है, हर कोई आईपीओ में निवेश करना चाहता है क्योंकि आईपीओ में मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। कभी-कभी 15-20%, कभी 30%, कभी तो किसी-किसी में 50% का भी रिटर्न आपको 7-8 दिन में मिल जाता है। मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? लगभग 15,000 के आसपास और 7-8 दिन में पैसा अगर 30% रिटर्न बना दे तो कौन पैसा नहीं लगाना चाहेगा। लेकिन क्या आईपीओ में बिना सोचे समझे ऐसे ही पैसे लगा देना चाहिए? जीएमपी देख कर के जीएमपी 25% 30% चल रहा है तो पैसा हमें लगा देना चाहिए? नहीं। हमें पहले ये जानना चाहिए कि आईपीओ काम कैसे करता है? आखिर आईपीओ कैसे काम करता है? क्या उस आईपीओ में इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि वो पैसा आपको बना कर दे सके? और क्या हमें केवल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब और भी बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आईपीओ मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी पैसा लगा देते हैं, इस रिस्क पर कि पैसा अगर डूबेगा तो 30-40% डूब जाएगा और बनेगा तो 30-40% पैसा बन जाएगा। लेकिन अंधाधुंध पैसा लगाना ठीक नहीं दोस्तों। इसलिए आईपीओ में पैसा बनता है, मैं मानता हूँ और मैंने भी बहुत बार पैसा लगाया है और बहुत बार पैसा बनाया भी है। लेकिन आपको पहले ये जानना चाहिए कि आईपीओ का मार्केट कैसे काम करता है, किन आईपीओ में पैसा लगाना ठीक रहता है, क्या जीएमपी पर भरोसा करके पैसा लगाना ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। और आईपीओ का मार्केट कैसे काम करता है, आईपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो से आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आईपीओ आखिरकार होता क्या है? दोस्तों जब कोई भी प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक से पैसा मांगती है अपनी हिस्सेदारी को लेकर के कि भाई हमारी कंपनी की इतनी हिस्सेदारी आप ले लो और इसके बदले हम इतने पैसे दे दो, तो इसे कहते हैं आईपीओ। इसे इसका पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि पहली बार जब कोई भी प्राइवेट कंपनी जनता से पैसे मांगती है अपनी हिस्सेदारी दे करके, तो इसे कहा जाता है आईपीओ। आईपीओ लाने के कुछ कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा कि सबसे पहला कारण तो यही होता है दोस्तों कि कंपनी जो है अपना जो बिज़नेस है उसको विस्तार करना चाहती है, उसको एक्सपेंड करना चाहती है, या कोई दूसरा नया प्लांट लगाना चाहते हैं, या फिर अगर मान लो उसके कुछ प्रमोटर्स जो हैं, जो प्राइवेट कंपनी पहले से हैं, वो कंपनी में अगर नहीं रहना चाहते या कुछ अपने स्टेक यानी कि कुछ हिस्सेदारी बेच करके बाहर निकलना चाहते हैं, तब उसे ओएफएस कहते हैं। तो ओएफएस के माध्यम से भी आईपीओ आता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनी के पास पैसा पर्याप्त मात्रा में हो, बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा भी है, कोई शेयर होल्डर बेच के निकलना भी नहीं चाहता, फिर भी जब वो आईपीओ में आती है, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि वो कंपनी अपना ब्रांड बनाना चाहती है, क्योंकि जब कोई कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो उसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना भी एक माध्यम हो सकता है। तो इस कारण से आईपीओ के मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला, फ्रेश इश्यू, अगर कंपनी जो है एक्सपैंड करना चाह रही हो या कोई डेट या कोई लोन होगा, उसे पेमेंट करना चाह रही हो। दूसरा, अगर कोई प्रमोटर जो है बेच करके अपने स्टेक निकालना चाह रहा हो। तीसरा, अगर ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना हो, तब इन कारणों से आईपीओ आता है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। जब कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि कंपनी को आईपीओ लाना है, या कंपनी एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसे बोलते हैं डीआरएचपी। इस डीआरएचपी में कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। पिछले 5 सालों की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें होती हैं। पिछले 5 सालों का जो भी एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि उसकी जो भी डिटेल्स होनी चाहिए, जो कंपनी को और हर एक व्यक्ति को यानी पब्लिक को जानना चाहिए, और जो सेबी है जिसके पास एक फॉर्म जमा किया जाएगा या डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा, उसको जानना चाहिए। वो सारी डिटेल्स इस कंपनी में ये होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि डीआरएचपी उसके पिछले, जब से कंपनी बनी है तब से लेकर के वर्तमान तक, जब तक कि वो आईपीओ में जाना चाह रहा है, तब तक के सारे डिटेल्स उसमें होते हैं और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उसमें होता है। जिसे देखकर आप भी पैसा लगाने से पहले जान सकते हैं कि कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं है। जैसे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, क्या कंपनी पिछले 5 सालों में प्रॉफिटेबल थी या लॉस मेकिंग कंपनी थी, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाती हैं। कंपनी इस डीआरएचपी को तैयार करने के बाद इस डीआरएचपी को सेबी के पास अप्रूवल के लिए भेज देती है। इसके बाद होता है सेबी का अप्रूवल। सेबी क्या करता है, समय लेकर के इस डीआरएचपी को यानी कि डॉक्यूमेंट को, कंपनी ने जो फाइल किया है उसे जाँच करती है, और अगर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है या कोई कमी मिलती है, तो वो इसके बारे में कंपनी से क्लैरिफ़िकेशन माँगती है। और सब कुछ अगर सही होता है तो कंपनी के इस डीआरएचपी को सेबी के द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता है। इसके बाद कंपनी जो है, देखिए, जो डीआरएचपी होता है उसमें कोई बिडिंग डेट, यानी कि किस तारीख से आईपीओ खुलेगा या कितने कितने रुपए का प्राइस बैंड होगा, वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये जब सेबी अप्रूवल दे देता है डीआरएचपी को, तब कंपनी के पास जो है
एक दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है कंपनी को, जिसे बोलते हैं RHP, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में जो DRHP में डिटेल्स थी वही डिटेल्स होती हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहला होता है बिलिंग डेट, यानी कि आईपीओ कब से कब तक खुलेगा, आईपीओ का प्राइस बैंड क्या होगा और कितने ज़्यादा शेयर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर जो है कब से बिडिंग ओपन होगी, ये जितने भी डिटेल्स भी होती हैं। आईपीओ में जब अप्लाई करते हैं आप, तो कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक प्राइस बैंड होता है, जैसे कि 130 रुपये से 138 रुपये, है ना, या 500 से 550 रुपये के बीच का प्राइस बैंड हो गया। और यहाँ पर एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आप सिंगल शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहें कि मैं एक शेयर आईपीओ में खरीदूंगा, नहीं, इसमें एक लॉट होता है जो 14 से 15 हज़ार रुपये का भारत में होता है। रिटेल के लिए मैं की बात कर रहा हूँ, तो अगर 14 से 15 हज़ार का लॉट है तो आपको एक लॉट पूरा खरीदना पड़ेगा। उसमें शेयर की संख्या शेयर के प्राइस के हिसाब से डिपेंड करती है। उसमें आरएसपी में ये भी लिखा होता है कि ये जो शेयर इश्यू हो रहा है उसमें कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इश्यू है। हो सकता है कि पूरा ओएफएस हो या हो सकता है कि पूरा फ्रेश इश्यू हो। तो ये सारी चीज़ों को हमें पहले जानना चाहिए। और एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट भी जो है उस दिन आपको अवेलेबल हो जाता है, जिस दिन की आपकी पहले दिन बिडिंग स्टार्ट होती है। तो एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट भी हमें चेक करना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर में यानी कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाना है। इस लिस्ट में अगर बड़ी-बड़ी कंपनियों का नाम है, तो भरोसा बढ़ जाता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों ने जब इस कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी के फाइनेंशियल और चीज़ें अच्छी हैं, जी इसका भविष्य अच्छा है। ये हमें सुनिश्चित करता है, इसलिए एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट भी हमें देखना चाहिए। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है आईपीओ का ओपन होना, यानी कि आरएसपी में 3 दिनों का जब बिडिंग डेट लिखा होता है, उन 3 दिनों के लिए आईपीओ ओपन हो जाता है अप्लाई करने के लिए। आप अपने ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक या एंजल वन जो भी आपका ब्रोकर है वहाँ पर आप जाएँगे, आईपीओ सेक्शन में आपको आईपीओ ओपन फॉर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप जितने भी लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 1, 2 या 3, उतने लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे लिए कितने परसेंट की जो है रिजर्वेशन उस आईपीओ में किया गया है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लेते हैं कि अगर 1 करोड़ शेयर्स के लिए कंपनी ने जो है आईपीओ लाया है, तो उसमें से कम 35% जो हिस्सा होगा वो रिटेल कैटेगरी के, यानी कि हम हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए रिजर्व है, यानी कि 35 लाख शेयर हमारे लिए होंगे। फिर 15% एनआईआई के लिए होता है और बाकी जो परसेंट बच जाते हैं वो क्यूआईबी के लिए रिजर्व होते हैं, यानी कि 50% हिस्सा क्यूआईबी के लिए होता है। अब इसमें से ही हमको अप्लाई करना होता है। हम अपने रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्यूआईबी का अमाउंट बड़ा होता है, एनआईआई भी बड़े निवेशक होते हैं। हम रिटेल कैटेगरी 14 से 15 हज़ार का जो लॉट होता है उसमें हम कितने भी कैटेगरी के लिए कितने भी लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रीफर ये किया जाता है कि एक व्यक्ति एक लॉट के लिए अप्लाई करे, क्योंकि आजकल ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा आते हैं। हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो वहाँ पर जो अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी सिस्टम से होता है, यानी कि मैनुअल नहीं होता, लॉटरी सिस्टम मशीन उसको अलॉट करता है। क्योंकि जब एक ही शेयर के लिए, एक ही लॉट के लिए अगर 10 लोग अप्लाई कर दें, तो किसको दिया जाए, ये कंपनी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है, जो कि कंपनी जिसे नहीं करती, कंपनी का रजिस्ट्रार इससे इस काम को करता है। लेकिन रजिस्ट्रार पे भी कोई एलिगेशन न लगे, इसलिए इसके लिए लॉटरी सिस्टम लिया जाता है, ताकि पक्षपात की कोई बात ना हो सके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कोई-कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें शेयर होल्डर कोटा भी होता है। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी, उसकी एक सहायक कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है तो उसमें शेयर होल्डर कोटा होता है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का एक सहायक कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो कि इंश्योरेंस का सर्विस प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है कि अगर ये चूँकि छोटी कंपनी है उसी की, तो ये जो बच्चा कंपनी है वो उस बड़ी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको शेयर होल्डर कोटा में रिजर्वेशन देते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक रिकॉर्ड डेट जो भी तय होगी, उस तारीख को अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होंगे तो आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का मौका रहेगा। यहाँ पर जो है अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर की संख्या कम होती है। लेकिन रिटेल में अप्लाई करने वाले कितने भी हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। अब आईपीओ के कुछ की डिटेल्स समझ लेते हैं। देखिए, एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता, आपको कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें कि कितने शेयर्स होंगे ये शेयर की प्राइस पर निर्भर करेगा। लेकिन 14 से 15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आपको एक लॉट के लिए कम से कम करना ही होगा। आईपीओ 3 दिनों के लिए ओपन होता है, तो 3 दिनों के अंदर ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना होगा और लास्ट दिन के 5 बजे से पहले-पहले यूपीआई रिक्वेस्ट आपको अप्रूव करना होगा। रिटेल कैटेगरी के लिए एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर यूपीआई का सुविधा दिया हुआ है, यानी कि आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास यूपीआई रिक्वेस्ट आती है। उस यूपीआई रिक्वेस्ट को आप अप्रूव करते हैं, आपका आईपीओ सफलतापूर्वक जो है प्लेस हो जाता है। आपको कोई नेट बैंकिंग का लफड़ा नहीं, जैसे बड़े निवेशकों को करना पड़ता है। एक बहुत ज़रूरी जो बात है, जो मिथ जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है
कि आप जब आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा कट जाता है। ऐसा नहीं होता, आपका पैसा जो है कटता नहीं है, आपका पैसा आपके ही अकाउंट में ब्लॉक रहता है, जो कि अगर आपको अलॉटमेंट होंगे तब आपके अकाउंट से कटेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होते हैं तो वो जो ब्लॉक पैसा है वो बैंक के द्वारा आपके अकाउंट में ही अनब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक होने का मतलब कि आप उसको किसी और दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता। इसके बाद जो स्टेप होता है वो है आईपीओ अलॉटमेंट का। आपने अप्लाई कर दिया, अब आईपीओ में जो भी सब्सक्रिप्शन आना था वो सब्सक्रिप्शन आ गया, अब अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी। तो आईपीओ जिस दिन लास्ट डेट रहता है उसकी जस्ट अगले दिन होता है आईपीओ का अलॉटमेंट, जो भी वर्किंग डे रहेगा उस दिन होगा। तो अलॉटमेंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए कंपनी ने जो है जितनी भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी, यानी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था 1 करोड़ शेयर्स के लिए मंगाया था। अगर मान लो 100 करोड़ शेयर्स के लिए जो है उनके पास एप्लीकेशंस आ गए आईपीओ के, तब क्या होगा? और मान लीजिए अगर 1 करोड़ शेयर्स के लिए है तब क्या होगा? देखिए, अगर 100 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, इसका मतलब कि वो आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं। कंपनी को जितना पैसा चाहिए था उससे 100 गुना पैसा देने को पब्लिक तैयार है। ऐसी स्थिति में जो मैंने पहले ही बताया था कि लॉटरी सिस्टम से आपको अलॉटमेंट होगा। यानी कि मशीन जो है वो अलॉटमेंट करेगी कि किसको आईपीओ में शेयर्स मिलेंगे, किसको नहीं। इसलिए सामान्यतः ये बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्सपर्ट आपको ये सलाह देगा कि आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा एक लॉट के लिए ही अप्लाई करो, क्योंकि आजकल जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ में दम हो या ना हो, वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। क्योंकि देखिए, आईपीओ का साइज़ बहुत छोटा होता है, 600 करोड़, 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 2005 करोड़, और आजकल तो अभी जो आप आईपीओ देख रहे होंगे वो 200-300 करोड़ के ही आईपीओ। और अप्लाई करने वाले कितने हैं? इतने इतने बड़े भारत देश में जब अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ओवर सब्सक्राइब हो ही जाते हैं। ऐसे में आपको अगर वो आईपीओ में शेयर्स चाहिए तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई करो, तब आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा, अगर मान लो ये 1 करोड़ शेयर्स के लिए है और 1 करोड़ शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आए, तो ऐसे में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनको शेयर्स मिलना 100% गारंटी है। 99 करोड़ लोगों को जिनको वो शेयर्स के अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ अलॉटमेंट के जस्ट अगले दिन जो है उनका पैसा बैंक अकाउंट से अनब्लॉक हो जाएगा और वो उस पैसे का यूज़ बाकी कामों के लिए कर पाएँगे। यानी कि अगले दिन रिफंड होता है, और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर्स उनके और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके अकाउंट, डीमैट अकाउंट में अगले दिन शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और उसके जस्ट अगले दिन आईपीओ की लिस्टिंग अगले दिन जो है आईपीओ की लिस्टिंग होती है। आईपीओ की लिस्टिंग शेयर मार्केट में सुबह 10 बजे होती है। बाकी नॉर्मल ट्रेडिंग होता है 7 बजे से चालू होता है, लेकिन आईपीओ का जो पहला दिन होता है, जिस दिन वो लिस्ट होती है, उस दिन उसकी ट्रेडिंग बाद 10 बजे से शुरू होती है। यानी कि आईपीओ सुबह 10 बजे लिस्ट होता है, उसके बाद इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। आईपीओ या तो अपने इश्यू प्राइस से ऊपर लिस्ट हो गया, यानी कि प्रीमियम पर लिस्ट हो गई, या फिर उससे नीचे लिस्ट हो गया यानी डिस्काउंट पर। अगर डिस्काउंट पर लिस्ट होता है तो आपको लॉस हो जाता है, अगर वो ऊपर लिस्ट होता है यानी कि प्रीमियम पर, तो आपको फ़ायदा होता है। और बहुत सारे निवेशक उसे उसी दिन बेच करके निकल जाते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसी दिन उस आईपीओ को बेच करके निकल जाएँ। क्योंकि आईपीओ में ये अक्सर देखा गया है कि प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद शेयर्स जो है अगले दिन 3-4 दिनों में या महीने भर में वो नीचे आ जाता है। जैसे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में हमें देखने को मिला था। एलजी का आईपीओ ₹1710 पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद ₹1750 तक गया। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे गिरावट आई और ₹1400-1300 का भाव उसने छू लिया, और आज भी वो ₹1500 पे लटका हुआ है। पिछले दोबारा उसने ₹1700 का भाव छुआ ही नहीं। इसलिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मैं कहूँगा कि उसी दिन आप शेयर मार्केट में उस आईपीओ को बेचकर निकल जाएँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तभी आप उसे होल्ड करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या हमें आईपीओ में निवेश करना चाहिए? हमें आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तय करने के लिए हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए। सबसे पहला, आरएसपी को पढ़ें। आरएसपी में डिटेल्स लिखी होती है, हर चीज़ होती है, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड होता है उसके बाद, और पूरे जन्म से लेकर अभी तक की कंपनी का पूरा रिकॉर्ड उसमें होता है। तो आप उसे पढ़िए थोड़ा-सा समय निकाल कर। और आपको अगर मैनुअल नहीं पढ़ना है तो आजकल तो एआई का फीचर आ गया है, तो एआई में उस ड्राफ्ट को, उस डीआरएसपी को डाउनलोड कीजिए और उसमें एआई में डाल दीजिए और बताइए कि इसके की डिटेल्स इस आईपीओ के क्या है। वो आपको पढ़ के पूरा बता देगा, और इस तरह से आप उसका एनालिसिस कर लीजिए। दूसरा दूसरा उसका फाइनेंशियल्स ज़रूर देखें कि पिछले 5 सालों में वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग रही है, लॉस मेकिंग रही है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी रही है तो शुरुआत में आपको उस आईपीओ से बचना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी डिस्काउंट लिस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और उस कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना है, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। अगर प्रॉफिट में रहती तो सोचते कि आईपीओ में पैसा लगाना। तीसरा ये देखिए कि इसमें क्या-क्या रिस्क है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं है, या उस कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो कोई किसी एक जगह पर ही तो नहीं है कि बाकी पूरे देश में अगर सप्लाई करना है तो उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
चौथी चीज़ आपको ये देखनी है कि ब्रोकरेज का क्या टर्न है, यानी कि उस आईपीओ को लेकर जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े-बड़े जो ब्रोकरेजेस हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या इस आईपीओ में पैसा लगाने का सलाह दे रहे हैं। अगर सलाह दे रहे हैं, तो उनका वो बताते हैं कि वो पैसा जो आपको लगाना है उस कंपनी में, वो शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है या लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। तो वो आप वो भी एक बार देखिए कि ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का। फिर आप देख लें कि आपका नज़रिया क्या है, शॉर्ट टर्म का है और आप ब्रोकरेज बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद 5वीं जो चीज़ होती है वो होती है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए ये अनऑफ़िशियल होता है, यानी कि ऑफ़िशियली ये कहीं बता नहीं सकता कि जीएमपी एकदम इतना ही है करके, ये अनऑफ़िशियल चीज़ होती है। लेकिन ये हमें एक इंडिकेट कर देता है कि जो आईपीओ है वो प्रॉफ़िट में लिस्ट होगी या लॉस में लिस्ट होगी। तो थोड़ा इंडिकेट कर देता है, लेकिन इसके भरोसे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इसके फाइनेंशियल को देखना चाहिए, सारी चीज़ों को समझना चाहिए। ब्रोकरेजेस क्या बोल रहे हैं वो एक बार आप समझ लो, उसके बाद आप जीएमपी को थोड़ा-सा मानो कि जितना जीएमपी दिख रहा है उससे आप 10% कम ही मान के चलो। क्योंकि जीएमपी जो है लिस्टिंग से पहले-पहले गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और जैसा उसमें सब्सक्रिप्शन आता है उसके हिसाब से वो कम-ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपको जीएमपी के बेसिस पर नहीं है, और जीएमपी अगर आपको समझना भी है, तो जीएमपी अगर मान लो 20% दिख रहा है तो आप मान के चलो कि 10% ही है। अगर 10% दिख रहा है तो आप उसको अवॉइड करें, सबसे ज़्यादा अच्छा यही होगा। क्योंकि जिस आईपीओ में प्रॉफ़िट की संभावना बहुत ज़्यादा हो, उस आईपीओ में ही पैसा लगाएँ, तब आपके पैसे बचने के और बढ़ने के चांसेस रहेंगे, नहीं तो उस पैसे के डूबने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले फुल एनालिसिस करें और बाकी लोगों से देखें, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कह रहे हैं उसको आप जानें, समझें और उसके बाद जो है आप आईपीओ में पैसा लगाएँ। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है। धन्यवाद।